सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अब मैं एक नई चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ एंड ये जो नई चीज़ है बेसिकली मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ एंड इस सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे रॉयल एनफील्ड के बारे में। और ये जो वीडियो है ये इस सीरीज़ का पहला पार्ट होगा जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रॉयल एनफील्ड का डोमिनेंस 350 सेगमेंट में क्यों है। एंड मैं आपको बोलूँगा टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि अब एक नेक्स्ट वीडियो आएगी सीरीज़ की जो कि पार्ट 2 होगा। एंड इस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस ये करेंगे सीरीज़ की कि रॉयल एनफील्ड का डोमिनेंस है, प्रेजेंट में है, पास्ट में भी काफ़ी टाइम्स है, लेकिन फ्यूचर में काफ़ी चैलेंजेस आ सकते हैं रॉयल एनफील्ड को। तो रॉयल एनफील्ड को क्या करना चाहिए अपनी डोमिनेंस को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि मतलब काफ़ी अभी आप देख सकते हैं काफ़ी बाइक्स आ रही हैं, लाइक बजाज और ट्रायम्फ की आई है, साथ ही में हीरो और हार्ले डेविडसन की आई है। तो अपनी इस मेंटेनेंस वी कैन से अपनी इस लीडरशिप मेंटेन करने के रॉयल एनफील्ड क्या करना चाहिए, हम लोग ये डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट में। और ये जब सेकंड पार्ट आएगा आपको नोटिफिकेशन पाने के लिए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब माई चैनल। सो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 1, जिसमें लोग ये डिस्कस करेंगे कि रॉयल एनफील्ड का अभी प्रेजेंट में डोमिनेंस क्यों है इन 350 सेगमेंट। सो अकॉर्डिंग टू मी पहला रीज़न ये है कि रॉयल एनफील्ड मार्केट में काफ़ी टाइम्स है। रॉयल एनफील्ड इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांड एंड इट इज़ इन द कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिंस 1901। सिंस 1901 उन्होंने अपना एग्जीक्यूशन में है। सो बेसिकली 1901 में रॉयल एनफील्ड बॉर्न हुई थी एंड इट्स अ प्लेस इन रेडिच एंड इट्स अ प्लेस इन यूएसए। तो वहाँ पे वो बॉर्न हुई थी एंड फिर तभी से ही रॉयल एनफील्ड ने अपना मेंटेनेंस कर रखा है। एंड अभी आप देख सकते हैं रिसेंटली उसको ऑलमोस्ट 120 प्लस ईयर हो चुके हैं। एंड लेटर ऑन इन 1980s में रॉयल एनफील्ड को एक्वायर कर लिया गया था बाय आइशर मोटर्स एंड तब उसके स्टेक हो गए थे अप्रॉक्स 60%। उससे पहले रॉयल एनफील्ड के स्टेक्स थे आइशर मोटर के पास 20%, लेकिन बाद में लेटर ऑन उसके 60% हो गए। तो एज पर द स्टेक्स का जो रूल है, अगर आप पास मोर देन 50% होगा तो आप उसके ओनर बन जाते हैं। सो रॉयल एनफील्ड वॉज एक्वायर्ड बाय आइशर मोटर्स एंड लेटर ऑन इन 2000 सिद्धार्थ लाल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन आइशर मोटर्स एंड फिर उन्होंने ही इनका काफ़ी कुछ चेंज किया था। एंड सिद्धार्थ लाल के आने के बाद उन्होंने काफ़ी कुछ चेंज किया। सो बेसिकली देखा जाए रॉयल एनफील्ड ने काफ़ी कुछ अपना डिले किया है, लाइक उनको काफ़ी कुछ दिक्कतें आई हैं। इन 2005 तक अगर अब देखा जाए उनका काफ़ी कुछ मतलब सेल्स काफ़ी कम थे। एंड बोला ये जाता है कि जो आज के जो यूथ है, एंड अगर आज देखा जाए रॉयल एनफील्ड के सेल्स फिगर्स हैं, लाइक क्लासिक 350 हो जाए, मीटियोर हो जाए, या फिर कोई भी उनकी स्क्रैम हो जाए, या फिर उनकी हंटर अगर हो जाए, इनकी सेल्स काफ़ी अच्छे खासे हैं। एंड जो भी इनकी 350 सेगमेंट कंपटीशन है, इनकी सेल्स आराम से 35 से लेकर 50,000 यूनिट्स बिकती है हर मंथ, एज़ कम्पेयर टू अदर कंपटीशन लाइक होंडा हो गया, जावा हो गया, बजाज का हो गया। इनकी सेल्स अराउंड 3000 या मैक्सिमम हार्डली मैं बोलूँगा 5000 टच करती है, अराउंड 2000-3000 रिवॉल्व करती है। तो आप ऐसा क्यों है, लाइक अभी रिसेंटली मैं जो फिगर्स आपको बता रहा हूँ ये बेसिकली मंथली सेल्स हैं जो भी रिसेंटली लॉन्च हुए थे जून में। एंड ये जो सेल्स फिगर्स हैं अप्रॉक्स हर मंथ रह रहे हैं पिछले 2-3 सालों से। तो ये ऐसे सेल्स क्यों है? तो पहला रीज़न तो ये था कि काफ़ी ओल्ड ब्रांड है, तो फर्स्ट रीज़न ये था। एंड सेकेंड रीज़न इसका ये है एक इमोशनल अटैचमेंट है। सो बेसिकली जब हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि 2005 में रॉयल एनफील्ड का काफ़ी बहुत ही पुअर था परफॉर्मेंस, तो धीरे धीरे सिद्धार्थ लाल ने उसको इंट्रोड्यूस किया। एट दैट टाइम जब 2005 में तब क्या हुआ था, जो आज का यूथ है जो बाइक ले रहा है, बेसिकली जो आजकल के जो यूथ है वो अप्रॉक्स 20 से लेकर 30 की एज में जो भी है, वो तब 2005 में दे वर टॉडलर्स, मे बी अराउंड कितने ईयर्स के होंगे, हम मान सकते 10 साल के, मे बी 9 से लेकर 15 ईयर्स तक के होंगे आई एक्सपेक्ट। ये रेंज थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो लेकिन जो भी मैं यूथ था तब 2005 में जब रॉयल एनफील्ड के फिगर्स बहुत डाउन थे, तो हम लोग 19 से लेकर 9 साल से लेकर 15 साल की उम्र में थे। तो उस समय हम लोगों ने देखा था कि रॉयल एनफील्ड एक तरह से एक इमोशन था, क्योंकि रॉयल एनफील्ड क्या कहते हैं, बोला जाता है कि वो बाइक नहीं इमोशंस बेचता है। इमोशंस क्यों बेचता है वो? क्योंकि रॉयल एनफील्ड एक बार मिलिट्री में यूज़ की जाती थी एंड रॉयल एनफील्ड को बोला ही जाता है इट्स अ काइंड ऑफ रॉयल थिंग। सो उसके नाम में खुद ही रॉयल एनफील्ड है, सिर्फ एनफील्ड नहीं वो रॉयल है। तो मतलब बोला जाता था, और जो भी मतलब चलाएगा बाइक वो रॉयल फील होगा, और चारों तरफ लोग उसको मुड़ के देखते थे क्योंकि उसका एपिक जो साउंड था उसका डग 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 डग। तो एक वो भी था उसका रीज़न जिससे कि रॉयल फील आया। प्लस जो एक और रीज़न था कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, तो हम लोग जब छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स
के पास बेसिकली रॉयल एनफील्ड थी एंड या फिर बहुत से जो भी था मतलब मिडल मैन थे, क्योंकि जो हमारे फादर्स थे या जो भी हमारे सीनियर्स थे उन सब का एम था लाइक रॉयल एनफील्ड लेने का। तो वही मतलब कह सकते हैं वही चीज़ एक नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफ़र हुई है। तो जो 2005 में बच्चे थे अब वो सब बड़े हो गए एंड दे मोस्टली दे आर अर्निंग नाउ एंड जो भी तब अगर कोई सीनियर लोग भी थे, फादर थे, तो वो भी तब अर्निंग कर रहे थे, लेकिन तब उनके पास मे भी इतना मनी नहीं था। एंड बेसिकली अब जो बेसिकली हो गए इस बात को 15 से लेकर 18 साल हो गए एंड वो सारे बच्चे बड़े हो गए एंड सीनियर साइमल्टेनियसली जो भी सीनियर्स थे उस समय वो भी सारे ग्रो अप हो चुके हैं, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, क्योंकि इसको ऑलमोस्टली 15 से 18 साल हो चुके हैं। एंड जैसे ये लोग ग्रो अप हुए अपनी लाइफ में, इनका एक कह सकते हैं एक मॉनेटरी लेवल जो होता है पर कैपिटा एक्सपेंडिचर बढ़ गया एंड इनके सेविंग्स भी बढ़ गए हैं, क्योंकि जीडीपी भी इंक्रीज़ हुई है ऑब्वियसली इंडिया की। तो जैसे इनका मॉनेटरी लेवल बढ़ा है तो इन सबके जो बचपन की ड्रीम्स थे, पहले के ड्रीम्स थे कि 2005 में इनको बाइक्स लेनी है, तो वो एक तो मिडल मैन अब वो अफोर्ड कर पा रहे हैं लेना बाइक्स, एंड सेकेंड जो भी यूथ है वो अब काइंडली यही बाइक ले रहा है रॉयल एनफील्ड। अब अभी भी देख सकते हैं कि रॉयल एनफील्ड के पास कॉम्पिटिशन्स काफ़ी है, लाइक देखा जाए आपको 300 सी सेगमेंट में या फिर 400 सी सेगमेंट में आपको KTM मिल जाती है, लेकिन KTM की मार्केटिंग ऐसी हो रखी है लाइक सभी लोग उसको बोलते हैं कि छपरी बाइक है। तो बेसिकली ये जो भी जेंटलमैन पीपल हैं, लाइक जो भी मतलब यूथ है जो रॉयल फील करते हैं, वो KTM तो नहीं चलाएंगे, क्योंकि उसका ऑलरेडी एसोसिएशन एक मेंटल फीलिंग है कि वो छपरी बाइक है। जैसे कि रॉयल फील्ड की एक सेपरेट इमेज है कि उसका एक अलग रुतबा है, तो वैसे ही KTM की भी वो छपरी है। एंड सेकेंड एक रॉयल एनफील्ड का एक और कॉम्पिटिटर आया था जो कि है बजाज डोमिनार। बजाज डोमिनार एक अच्छा प्रोडक्ट है और अच्छा प्रोडक्ट हो सकता भी था, लेकिन वो फेल हो चुका है, फेल हो गया था बेसिकली। वो धीरे धीरे रिवाइव कर रहा है। बेसिकली डोमिनार आपकी लॉन्च हुई थी 17-18 में एंड तब हुआ क्या था कि रॉयल एनफील्ड ने जो पूरी मार्केटिंग करी थी ना उनकी वही बेकार थी। उन्होंने सोनली टारगेट किया था रॉयल एनफील्ड को, तो इसलिए डोमिनार बेसिकली आपकी हाई थी। एंड उनका अगर आपको याद हो तब रॉयल एनफील्ड का एक ही बजाज डोमिनार का एक ही टैगलाइन था, हाथी ना पालो। तो उनके अकॉर्डिंग रॉयल एनफील्ड एक बाइक है जो हाथी है, लाइक जो काफ़ी हैवी वेट है, उसका परफॉर्मेंस इतना नहीं है। उसका रॉयल एनफील्ड का वेट अप्रॉक्सीमेटली 190 kg आता है। आई एम टॉकिंग अबाउट क्लासिक 350 और द बुलेट 350। बट रॉयल एक यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी है, बजाज एक तरह से बोल रहा था हाथी ना पालो, लेकिन वो साथ ही खुद ही हाथी बेच रहे थे। अगर आप डोमिनार का वेट देखें वो भी अराउंड 180-190 kg है, तो तरह वो भी एक हाथी है। तो लेकिन उस समय रॉयल एनफील्ड का डोमिनेंस कुछ ज़्यादा ही था एंड लोगों को रॉयल एनफील्ड ही पसंद थी। तो धीरे धीरे रॉयल जो भी बजाज डोमिनार था कि मार्केटिंग स्टडीज फेल हो गई एंड दे यूज्ड टू स्लोली रीबिल्ड इट। एंड अब वो क्या कर रहे हैं, वो ऐसा उसको डायरेक्टली कंपटीशन नहीं दिखा रहे, वो डायरेक्टली एक कह सकते परफॉर्मेंस बाइक दिखा रहे हैं। तो यही रीज़न है कि रॉयल एनफील्ड ने दोबारा बजाज डोमिनार क्यों बीट किया था। एंड तभी उसके शेयर्स फिगर आप देख सकते हैं कितनी जा रही है, मेरे ख्याल से 4000 हार्डली रीच कर पा रही है। अपार्ट फ्रॉम डैट रॉयल एनफील्ड का एक और कॉम्पिटिशन आया था जावा। सो जावा ने क्या किया, जावा ने अप्रॉक्स 2019 में लॉन्च करी थी बाइक अपनी, रीलॉन्च की थी, जो कि बाइक महिंद्रा लॉन्च हुई थी। एंड जो बेसिकली उसके सब्सिडरी है मे बी वी कैन, आपको बताता हूँ जावा क्या है। तो जावा एक बाइक ब्रांड है जिसके अंदर काफ़ी 3 बाइक लॉन्च हुई थी। तो जावा साथ में एक जावा पेराग लॉन्च हुई थी, एक जावा 42 लॉन्च हुई थी। तो ये तीनों बाइकें आई थी क्लासिक लेजेंड्स के अंदर, एंड क्लासिक लेजेंड्स वाज ओन्ड बाय महिंद्रा एंड महिंद्रा दैट टाइम। सो 2019 में व्हाट महिंद्रा डिड, दे ट्राइड टू रिवैम्प इट, दे रीलॉन्च द जावा ब्रांड बिकॉज क्योंकि उनको फीलिंग थी, क्योंकि रॉयल एनफील्ड जब 1960s में था तब YZD और जावा भी एग्जिस्ट करता था। तो दे ट्राइड टू कॉपी द रॉयल एनफील्ड स्ट्रैटेजी एंड उन्होंने ब्रिंग बैक किया। सो ये सक्सेसफुल हो सकता था, लेकिन जावा को काफ़ी कुछ चेंज करना चाहिए था। उन्होंने डायरेक्टली क्या किया, अपना महिंद्रा की जो उनकी बाइक है महिंद्रा मोजो, उसका इंजन मतलब वी कैन से जिनका शॉर्ट स्ट्रोक इंजन है उसको मतलब रिफॉर्म करके उसमें दे दिया महिंद्रा जावा में। सेमी इंजन कह सकते हैं उसमें था, महिंद्रा जावा में था, जावा क्लासिक में था, साथ में जावा 42 में था। बस एक इंजन उसका डिफरेंस था जो कि जावा पेराक में, वो बस जावा महिंद्रा मोजो का नेक्स्ट बिल्डर हाई बिगर कैपेसिटी फॉर्म था 330 सीसी का। अपार्ट फ्रॉम डैट उस इंजन की ये भी बहुत ही मतलब बुरी बात थी कि वो इतना रिफाइंड नहीं था। रॉयल एनफील्ड के तब इंजन रिफाइंड नहीं आते, लेकिन रॉयल एनफील्ड का एक जो ब्रांड इमेज था
वो अच्छी बात है। और साथ ही साथ रॉयल एनफील्ड एक और नाम के लिए बिकता है, लाइक उनका जो माइटी रोड प्रेजेंस है, क्योंकि रॉयल एनफील्ड एक बल्की बाइक है, लंबी ही है, चौड़ी भी है। एंड एक तरफ आप जावा को देखो, जावा बहुत ही छोटी बाइक लगती है, तो मतलब जितने भी अप्रॉक्सीमेटली लंबे चौड़े लोग हैं तो जावा को काफ़ी छोटी लगती थी। तो एक ये भी रीज़न है कि जावा को बहुत से लोगों ने नहीं खरीदा। एंड जो बिगेस्ट रीज़न था कि जावा का इंजन भी इतना स्मूथ नहीं था। अपार्ट फ्रॉम डैट एक और जो बिगेस्ट रीज़न था कि जो जावा की आफ्टर मार्केट सर्विसेज थी वो बहुत ही ख़राब थी। लाइक बहुत ही कम जगह तो पहली बात तो अवेलेबल थी, बहुत ही कम डीलरशिप थी, प्लस उसकी मतलब जो सर्विसेज कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा थी, एंड उसके पार्ट्स बहुत कम मिलते थे। एंड आज उसको जावा को ऑलमोस्ट वी कैन से 3-4 साल हो चुके हैं मार्केट में, एंड जावा तो बंद हो चुका। लाइक जावा की जो बाइक है, जावा क्लासिक की बात कर रहा हूँ मैं, रेड कलर की जो आती थी वो बंद हो चुकी है, वो नहीं आती। उसकी जगह सिर्फ जावा 42 आती है, एंड जावा 42 की मतलब इतनी सेल्स नहीं हो रही है, जावा पैराग की भी नहीं हो रही है। तो एक ये भी रीज़न, तो जावा का बेसिकली यही रीज़न था कि जावा क्यों डाउनफॉल हुई। अपार्ट फ्रॉम डैट उनकी एक और बाइक एक है अब आ रही है होंडा की। तो होंडा की जो बाइक आई है होंडा हाइनेस, तो वो काफ़ी अच्छी बाइक है। लाइक वो काफ़ी स्मूथ बाइक है। मेरे पास भी होंडा हाइनेस है, मैं उसको ओन करता हूँ। इट्स अ वेरी गुड बाइक। उसका बहुत ही अच्छा रिफाइंड इंजन है, चिपक के चलती है हाईवे पे। माइलेज भी अराउंड मैं 50 का निकाला माइलेज में एज पर द स्पीडोमीटर। लेकिन बट होंडा उसको कंपटीशन क्यों नहीं दे पा रहा रॉयल एनफील्ड को, क्योंकि उसकी मार्केटिंग होंडा ने सही करी थी, बस उसकी जो मतलब आफ्टर सेल सर्विसेज है वो बहुत ही पैथेटिक नहीं बोलूँगा, इतनी अच्छी नहीं है। क्योंकि रॉयल होंडा की जो सर्विसेज है, एक तो पहली बात सिर्फ बिग विंग में अवेलेबल है, एंड उसके स्पेस बहुत बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। एंड साथ ही साथ होंडा हाइनेस जो है सिर्फ होंडा के प्रीमियम सेगमेंट बिग विंग में ही मिलती है, एंड बिग विंग का डीलरशिप जानते हैं बहुत ही कम जगह है, एंड बिग विंग का डीलरशिप अफोर्ड करना भी बहुत महंगा है, क्योंकि फ्रेंचाइजीज की बहुत महंगी आती है। प्लस आप रॉयल होंडा को आप कहीं बाहर सर्विसिंग नहीं करा सकते हो। तो अगर होंडा अपने इस बात पे ध्यान देते कि अपनी आफ्टर सेल सर्विसेज अगर इम्प्रूव कर दे, जिसकी सर्विसिंग कॉस्ट अगर सस्ती कर दे। मैंने देखा है कि बहुत से लोगों का जो पेड सर्विसिंग आई है होंडा की बहुत ही अप्रॉक्स 5000 तक रीच करी है, वो भी एक बार की। लाइक आप साल में 2 बार कराते हो तो एक बार की सर्विसिंग कॉस्ट वो पेड वाली 5000 है, और आपको फ्री सर्विस बस 3 ही मिलती है। तो 4 सर्विस आपका मतलब आपको 5000 तक खर्चा आ सकता है, प्लस उसके ब्रेक पैड्स भी मतलब कॉस्टली है काफ़ी। एंड उसकी जो हाइनेस की कॉस्ट है वो सही, लेकिन आफ्टर सर्विस बहुत ख़राब है उसकी। एंड साथ साथ ये होंडा हाइनेस बहुत जगह अवेलेबल नहीं है, तो होंडा हाइनेस का एक ये रीज़न है कि वो क्यों डाउनफॉल मार रही है। अब साथ ही साथ बात करते हैं हम लोग ट्रायम्फ, बजाज ट्रायम्फ की, साथ ही साथ वी कैन से हार्ले डेविडसन और हीरो का। इन दोनों का जो प्रोडक्ट आया है अराउंड 400cc सेगमेंट में, ये काफ़ी चैलेंज दे सकता है रॉयल एनफील्ड को, क्योंकि देख सकते हैं कि एक चैलेंज आ सकता है इन दोनों ब्रांड्स को। अभी इन दोनों ने ब्रांड्स ने सिर्फ अपना ऑन कॉस्ट सर्विस बताई है, लाइक अपनी एक शोरूम कॉस्ट बताई है, जो कि अराउंड स्टार्टिंग रही दोनों की अराउंड 2.29 या 2.3 से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2.3 लाख से स्टार्टिंग है, बट धीरे धीरे जैसे ही ये इसके बहुत हिडन चार्जेस होंगे। आप देख सकते हैं अभी आपको बजाज ट्रायम्फ का मिला होगा, जो कि कोची बैंगलोर में एक है, सॉरी बैंगलोर में एक इनका है ट्रायम्फ का, कीर्ति के नाम से, कीर्ति ट्रायम्फ के नाम से उन्होंने मेरे ख्याल से भी लॉन्च किया था कोटेशन। तो उसका ऑन रोड अब पड़ रहा था 3,40,000 ट्रायम्फ स्पीड 400 का, एंड 2,30,000 अगर आप एक्स शोरूम प्राइस रख रहे हो, एंड 3,30,000 या 40,000 अगर आप उसकी प्राइस रख रहे हो, तो ये काफ़ी डिफरेंस है। 1 लाख का तो आई थिंक कोई नहीं लेगा, माना कि उनका लॉन्ग स्ट्रोक इंजन पावर अच्छी खासी है, लेकिन उनकी कॉस्ट बहुत ख़राब है ये। एंड साथ साथ मैं आपको एक और बात बताऊँ, सेम गोस फॉर हार्ले डेविडसन एंड फॉर द बजाज ट्रायम्फ। इन दोनों का मतलब इंट्रोडक्टरी प्राइस काफ़ी अच्छा है, लेकिन जब इनका जो आफ्टर सेल सर्विसेज होंगी वो बहुत ही ख़राब होगी, साथ ही साथ वो काफ़ी कॉस्टली होंगी, क्योंकि दीज बोथ आर द ब्रांड्स विच आर वेरी रेनोन्ड इन द इंटरनेशनल मार्केट। ट्रायम्फ काफ़ी अच्छा ब्रांड है, उनकी सर्विसेज आप जानते हो कि बस बिगर कैपेसिटी बाइक्स आती हैं, हार्ले की भी काफ़ी आती है, तो इनकी मतलब आफ्टर सर्विसेज भी बहुत डिफ़िकल्ट रहेंगी, एंड साथ ही साथ कॉस्ट भी काफ़ी हाई होगी। वो बजाज या फिर हीरो जितना टाइप कर ले, ये बजाज जितना टाइप कर ले दोनों के इंटरनेशनल ब्रांड साथ, लेकिन जो हार्ले डेविडसन और ट्रायम्फ है ये दोनों अपना ब्रांड के अकॉर्डिंग चार्ज करेंगे, क्योंकि ये एक ब्रांड इमेज ला रहे हैं। बट इनके लिए फिर चैलेंज होगा कि आरी को कंपटीशन देना, क्योंकि आरी की सर्विसिंग ईजिली कहीं से भी हो जाती है अराउंड मे बी मैक्सिमम 2,000 रुपीज़ में।
तो साथ ही साथ मुझे हार्ले डेविडसन की एक बात और ख़राब लगती है कि हार्ले डेविडसन का जो उनका बेस प्राइस रखा है 2,30,000 का जो मॉडल है, उसमें बस येलो कलर का टैंक आ रहा है, साथ ही साथ स्पोक व्हील्स आ रहे हैं उसमें। तो उसकी ये बात मेरे को बहुत ख़राब लगती है कि वो 2,30,000 का इतना बेस प्राइस रखा हुआ है एंड उसमें कलर उन्होंने बहुत ख़राब दिए, साथ ही इसका लुक बहुत ख़राब है। अगर आप उसके लुक्स में देखो, फ्रंट से बहुत अच्छा लगता है, साइड से थोड़ा ख़राब लगता है, पीछे से तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। साथ ही साथ उसकी जो उसका साइलेंसर है, साइलेंसर बहुत ही बेसिक सा लगता है। अगर आप अगर आप हार्ले डेविडसन इंडिया का इंस्टाग्राम पेज देखें तो उसमें आप देख सकते हैं कोई 4th-5वीं वीडियो होगी जिसमें मतलब हार्ले डेविडसन को टेस्ट राइड किया जा रहा है हीरो के ट्रैक में। तो उसमें आप देखिएगा कि हार्ले डेविडसन का जो बाइक है उसका जो साइलेंसर है, राइट साइड में जो साइलेंसर है वो टच कर रहा है। तो अगर हीरो के इंजीनियर्स ने अगर ये बाइक बनाई है तो उसको मतलब इतना पैथेटिकली डिज़ाइन किया गया कि मतलब वो टच कर रहा है। एंड आई डोंट नो वो हीरो ने या फिर हार्ले डेविडसन ने कैसे वो वीडियो अपलोड भी कर दी। सीरियसली वो इतना क्रिटिसाइज होगा बाद में जो भी इसका ओनर होगा, क्योंकि ये बात ये साइलेंस ग्राउंड को टच करेगा एंड ये साफ से वीडियो में दिख रहा है। एंड इंजीनियर्स काफ़ी कुछ करना चाहिए था इसके बारे में, तो बहुत ही पैथेटिक डिज़ाइन बनाया है हार्ले डेविडसन ने, हीरो ने हार्ले डेविडसन X440 का। हार्ले का नाम डूब रहा है। अपार्ट फ्रॉम डैट जो प्राइसिंग होगी हार्ले डेविडसन की, प्राइसिंग बहुत ही मतलब इंट्रोडक्टरी प्राइस सही है, लेकिन जो प्राइस ऑफर कर रहे हैं बहुत ही प्रोडक्ट इतना गुड लुकिंग नहीं है। प्लस जो उसका ब्लैक या रेड कलर में जो मिड वेरिएंट है वो एक्स शोरूम 2,50,000 का है एंड अगर वो आप ऑन रोड देखें वो आपको ईजिली पड़ जाएगा 3 लाख के आसपास का। सो 3 लाख फॉर दैट हार्ले डेविडसन बाइक, जब आपके पास ऑलरेडी इतने अच्छे कॉम्पिटिटर्स हैं तो इट्स नॉट वर्थ इट। प्लस उसकी आफ्टर सर्विसेज भी काफ़ी इतनी अच्छी नहीं होंगी। एंड सेम गोस फॉर ट्रायम्फ की बाइक भी मैंने आपको बताया अभी अप्रॉक्स 3,40,000 की अगर पड़ रही है। अगर आप देखें कि बजाज ट्रायम्फ की जो बाइक अभी लॉन्च हुई है, इंट्रोडक्टरी प्राइस काफ़ी अच्छा है, लेकिन अभी एक वीडियो वायरल हुई थी कहीं से, बेसिकली बैंगलोर से हुई थी। बैंगलोर में की थी ट्रायम्फ के नाम से शोरूम है ट्रायम्फ का, तो उन्होंने मतलब ऑन रोड प्राइस वायरल कर दिया जिसका प्राइस था ऑन रोड आके 3,40,000। तो ऑन रोड प्राइस 2,30,000 होने के बाद एक्स शोरूम प्राइस होने के बाद 2,30,000 अगर एक्स शोरूम प्राइस है, फिर 3,40,000 ऑन रोड प्राइस है, तो इट्स डेफिनेटली नॉट वर्थ। एंड इन दोनों हीरो हार्ले या साथ में बजाज ट्रायम्फ की जो आफ्टर सर्विसेज होंगी बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट होंगी एंड उनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा होंगी, क्योंकि बजाज और ट्रायम्फ और साथ में हार्ले का एक अलग ब्रांड नेम है, तो डेफिनेटली वो लोग अपने ब्रांड का आउटिंग चार्ज करेंगे। एंड एक बात और आती है कि रॉयल एनफील्ड की बाइक इतनी क्यों बिकती है, अपार्ट फ्रॉम जो भी उन्होंने टॉपिक डिस्कस करे। रॉयल एनफील्ड बहुत सारे इवेंट्स कराता है एंड ये इवेंट्स होते हैं लाइक ट्रैवलिंग वाले इवेंट्स भी होते हैं, ट्रिप्स भी कराता है। लाइक उनकी रॉयल एनफील्ड की जो बाइक है हिमालयन के लिए अलग ऑफ रोडिंग इवेंट्स होते हैं, लाइक हिमालयन ओडिसी वगैरह। और एक अभी रिसेंटली उन्होंने किया था जहाँ वो लोग लद्दाख वगैरह गए थे, इट वॉज स्पॉन्सर्ड बाय आरी। एंड बहुत जगह आरी ने कैंपेन निकाले भी थे एंड आपको बस रॉयल एनफील्ड ओनर्स को बोला गया था कि आप बस आके पैसे दीजिए, बाकी सारा उनका आइटनरी वॉज प्लान बाई रॉयल एनफील्ड एंड इट वॉज वेरी गुड थिंग। अपार्ट फ्रॉम डैट रॉयल एनफील्ड काफ़ी इवेंट्स कराता है, लाइक रॉयल एनफील्ड के जो राइडर मेनिया बहुत बड़ा इवेंट होता है, गोवा में भी लास्ट ईयर हुआ था। एंड साथ में भी रॉयल एनफील्ड का भी यहाँ 2023 का मोटोवर्स भी आने वाला है, ये भी काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो ये जो भी इवेंट्स होते हैं ये सब और कोई कंपनी नहीं कराती है। साथ ही साथ रॉयल एनफील्ड का एक और अच्छा है, वो आफ्टर सर्विस देती ही है, साथ साथ ब्रांड कोलैबोरेशन बहुत अच्छे करती है। तो जब अगर आपको याद हो, जब 2021 में क्लासिक 350 लॉन्च हुई थी, तो क्लासिक 350 एक बहुत ही बड़ा ब्रांड नेम है, लाइक इट्स ए इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो अंडर द रॉयल एनफील्ड जो भी उनके ऑफरिंग्स हैं। तो उसको काफ़ी उनको हाइप बनाने के लिए उन्होंने क्या किया था, स्मॉल जो कह सकते हैं माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स, ऑटोमोटिव इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको टाई अप किया था। तो उनमें से एक मैं भी था, मेरा भी टाई अप हुआ था रॉयल एनफील्ड के साथ, जहाँ पे रॉयल एनफील्ड ने मुझे और साथ ही साथ बहुत ही मेरे ऐसे डिफरेंट ब्लॉगर्स हैं उनको क्लासिक 350 दी थी, जो कि नया बिल्कुल मॉडल था। वो भी मतलब बेसिकली मुझको 2 हफ्ते के लिए मिली थी, वो भी 2 बार मिली थी। और साथ ही में हम लोग को अप्रॉक्सीमेटली पेट्रोल भी अच्छा खासा हमको मिला था। सो एवरीथिंग वाज स्पॉन्सर्ड बाय आरी। बाइक हमको दी गई है, वो पहला मॉडल था, किसी को नहीं, मेरे को कानपुर पहली बार बाइक मिली थी एंड मैंने उसका रिव्यू बना रखा है, आप देख सकते हैं मैं चैनल में, मैं उसकी वीडियो अब डाल दूंगा, आप वो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा, वो चेकआउट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम डैट मेरे को साथ साथ रॉयल एनफील्ड ने राइडिंग किट भी दी थी, जैकेट पूरी दी थी, सी लेवल 2 की, हेलमेट भी दिया था
एंड काफ़ी कुछ था उसमें, मग भी था, स्टिकर्स भी थे, सो काफ़ी कुछ था। तो रॉयल एनफील्ड ने जो टाई अप किया था एंड जो हाइप बनाई थी काफ़ी सक्सेसफुल रही थी क्लासिक 350 के लिए। एंड तब कोविड भी था, तो इन स्पाइट ऑफ स्पेंडिंग दैट, तब मतलब पब्लिक जो भी इवेंट्स तब बैन थे बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। तो तब रॉयल एनफील्ड ने ये स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी अपनाई थी, माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को कोलैबोरेट किया था एंड काफ़ी अच्छा भी हुआ था। उससे मतलब काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स लाइक मी हमको मिला भी था। एंड अगर आप देखें और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं और जो कंपनीज लाइक होंडा या जावा, ये सब इतना एक्सपेंड नहीं करती है। आई एग्री नाउ, बजाज ने किया है, बजाज ट्रायम्फ ने किया है, और वो भी हार्ले हीरो ने भी किया है, लेकिन ये लिमिटेड है। वो सिर्फ मतलब जो बड़े कह सकते हैं बड़े ब्लॉगर्स हैं, लाइक जो बड़े पेजेस हैं, उनको ही बुला के करते हैं, लेकिन जो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स उनके नहीं करते। रिसेंटली अभी खबर भी आ रही है कि हिमालयन 450 लॉन्च होने वाली है। तो हिमालयन 450 में भी वी आर एक्सपेक्टिंग कि मे बी वी कैन से रॉयल एनफील्ड कुछ प्लान करेगा। तो यही रीजंस है कि रॉयल एनफील्ड इतना बड़ा ब्रांड क्यों है एंड वाई इट्स डोमिनेटिंग 350C सेगमेंट। सो ये वीडियो बस यहाँ ख़त्म होती है। एंड सो गाइस, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि जल्दी पार्ट 2 वीडियो आने वाली है। पार्ट 2 वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि रॉयल एनफील्ड को क्या करना चाहिए ताकि उसकी डोमिनेंस बनी रहे इन 350C 400C सेगमेंट में। एंड साथ ही साथ आप देख सकते हैं अगले 5 ईयर्स काफ़ी क्रूशियल होंगे, तो क्योंकि यहाँ पे जीडीपी काफ़ी बढ़ रही है लोग इंडिया की, एंड साथ साथ पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रहा है, तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। एंड साथ साथ आरी की बस एक खराब बात लगती है मेरे को, इनके सब लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है। लॉन्ग स्ट्रोक इंजन में ज़्यादा पावर होती है लो एंड टॉप में, लाइक इनिशियल लेवल में। जैसे आप हायर एयर्स में जाते हैं, आप 7000 या 8000 RPM, पावर कम होने लगती है। तो यही रीज़न है, आपका आरी का ले लो या फिर होंडा हाइनस का ले लो, 120 के बाद ये लोग काफ़ी स्ट्रगल करते हैं 350cc सेगमेंट होने के बाद भी। तो यहाँ पे मे बी आरी को कुछ करना पड़ेगा, तो इसके बारे में और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी इन इंस्टाग्राम। माई IG ID is